हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। आज से 2 लेक्चर पहले की बात है, यानी लेक्चर नंबर 37 में हमने पढ़ा था इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। आज किसकी बारी है? कॉमन इमीटर की बारी है और दोनों पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर जो भी वहां पर कर्व निकल के आएगा उन कर्व के पीछे का रीजन क्या है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये क्या है भाई, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और एक नए पेज में नई हिंट डालो। क्या? इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आप सीधे यहां कूदे हैं कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है। वैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है, लेकिन आप सबके लिए मैं एक बार इसको यहां पर रिकैप कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम कर्व डिस्कस करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई कि भाई कॉमन इमीटर का मतलब क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन जिसमें जो इमीटर होगा वो कॉमन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं यूं करके क्रिस्टल के फॉर्म में, तो ये मान लिया मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है इस तरह से, ये इसका इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये कलेक्टर भाई साहब है हमारे, ये बेस भाई साहब है और ये इमीटर भाई साहब है। ठीक है, और मान लो ये एनपीएन टाइप का है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। अब बाइसिंग करनी है भाई, बेस और इमीटर के बीच बाइसिंग कैसी होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या जुड़ेगी? एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक उससे जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। इसे मैं क्या बोलूँगा भाई? इसे मैं बोलूँगा इस वोल्टेज को, दिस इज वोल्टेज बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड ई। तो वी बी ई बोल दूँ इसको मैं। ठीक है, नाउ उसके बाद यहाँ से कलेक्टर से एक वायर लाओ यूँ करके, फिर मैंने यहाँ क्या जोड़ दूंगा? एक बैटरी जोड़ दूंगा। अब जो कलेक्टर होगा वो बेस के रिस्पेक्ट में, या ये जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बाइस होगा। तो ये एन है तो ये किससे जुड़ेगा? मेरा पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जोड़ दिया। एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? VCE बोल सकता हूँ। तो इस टाइप से जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी हमारे पास सर्किट होगा, इसमें आप देख पा रहे हैं जो इमीटर है वो बेस से भी कनेक्टेड है और कलेक्टर से भी कनेक्टेड है। तो ये कैसा सर्किट है? एक कॉमन इमीटर सर्किट है। अब बारी आती है इसमें करंट को दिखाने की। तो ये पॉजिटिव है तो करंट यहाँ पर ऐसे जाएगी। तो ये मेरी कौन सी करंट है भाई? बेस करंट है। जो इमीटर करंट होगी ऐसे बाहर निकलेगी, ये मेरे पास क्या होगी भाई? IE होगी। और यहाँ को कौन सी करंट जाएगी मेरे पास? IC यानी कलेक्टर करंट। तो यहाँ कौन सी करंट जा रही है? IC करंट जा रही है। ठीक है, यहाँ से IE आई, यहाँ क्या गई मेरे पास? IB गई और यहाँ क्या गई? IC गई। और एक चीज हमने बहुत बार डिस्कस कर रखी है, चाहे वो कैसा ही सर्किट हो, उसमें जो IE होता है वो IC प्लस IB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? IC प्लस IB के बराबर होता है। और यहां पर जो मेरे पास इमीटर है वो कॉमन है। अब यहां पर हमें बात किसकी करनी है? इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब इनपुट में कौन सी करंट है? अगर मैं कॉमन बेस की बात करता तो वहां पर जो इमीटर करंट थी वो इनपुट करंट थी, लेकिन यहां पर मेरे पास जो ये बेस करंट है, कौन सी करंट भाई? ये जो बेस करंट है ये कौन सी करंट है भाई? हमारी इनपुट करंट है। जो यहां पर ये जो बेस करंट है ये कौन सी करंट है? हमारी इनपुट करंट है। तो दिस इज अवर इनपुट करंट। ये मेरे पास कौन सी करंट है भाई? इनपुट करंट है। यानी जो IB है वो मेरी क्या है? इनपुट करंट है। अब यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? IC देखने को मिलेगी। तो जो ये IC है ये मेरे पास क्या है भाई? आउटपुट करंट है। जो IC है मेरी वो क्या है? हमारी आउटपुट करंट है। अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात इतनी बात समझ में आई आपको? इनपुट में क्या है? IB है और आउटपुट में कौन सी करंट है? IC है। और जो E है या इमीटर है वो क्या है? यहाँ पर दोनों के साथ कॉमन है। ठीक है बात, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं किसकी? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करूं भाई? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। किस किस के बीच? इनपुट करंट और इस वोल्टेज के बीच। यानी यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ होगा, किसके बीच? वर्टिकल एक्सेस में क्या होगी मेरे पास? IB होगी। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसमें क्या होगा मेरे पास? यहां पर
BE होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर। यानी इन दो के बीच जो मैं ग्राफ यहां पर ड्रॉ करूंगा उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। अब यहां पर जो IB होगी वो माइक्रो एम्पेयर में होगी, जो IB होगी किस में होगी, माइक्रो एम्पेयर में होगी, और जो VBE होगा वो किस में होगा भाई, हमारा वोल्ट में होगा। क्लियर है बात। ये ग्राफ कैसा होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगेन एक ग्राफ आएगा करंट और वोल्टेज के बीच। अब सवाल ये है कि वो करंट कौन सी होगी और जो वोल्टेज हम लेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो कौन सा होगा। आंसर है वो करंट होगी मेरे पास कौन सी वाली, आउटपुट करंट। अब यहां पर आउटपुट करंट कौन सी करंट है भाई, IC करंट। यानी यहां मेरे पास कौन सी करंट होगी, IC करंट होगी, जो किस में मेजर करेंगे, हम मिली एम्पेयर में मेजर करेंगे। ये माइक्रो एम्पेयर क्यों हुआ, क्योंकि बेस करंट क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर कलेक्टर करंट है क्या, जो किसमें नाप रहे हैं, हम मिली एम्पेयर में नाप रहे हैं। किधर बात इतनी, ओके। दूसरा यहां पर हॉरिजॉन्टल में क्या आएगी, एक वोल्टेज आएगी। अब वो कौन सी वोल्टेज होगी भाई, वो वोल्टेज होगी ये वाली, यानी कौन सी वाली, VCE। तो यहां मेरे पास कौन सी वोल्टेज होगी, VCE, किसमें, वोल्ट में। किधर है बात इतनी। तो जब मैं इन दो के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसे मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब मैं इन दो के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसे मैं क्या बोलूंगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बात। अब एक एक करके दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये डायग्राम आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई यहां पर क्या हो रहा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से हिंट डालो क्या, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इस तरह से हिंट डालो क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड VBE। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। किस किस के बीच भाई, दो एक्सेस होंगे यहाँ पर। एक एक्सेस में किसको दिखाऊंगा मैं, मेरी बेस करंट IB को दिखाऊंगा, जो कि माइक्रो एम्पेयर पर होगी। और दूसरी करंट यहाँ पर कौन सी आएगी, ये आएगी हमारे पास जो VBE। यहाँ क्या आएगा, VBE, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर। एक बार दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए मैं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इस तरह से एक NPN ट्रांजिस्टर बोल दिया मैंने। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये N है, ये P है, और ये N है, इस तरह से। ठीक है, नाउ अब इसमें कनेक्शन करो। यहाँ से एक वायर है। अब जितनी बार कनेक्शन करोगे आपकी उतनी हैबिट बनेगी और आप उतना अच्छा अपने आप को बना पाओगे। ठीक है, तो ये P है तो इससे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये N जुड़ गया यहाँ से, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस होगी। और यहाँ क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग होगी। यहाँ क्या होगा भाई, इस तरह से रिवर्स बाइसिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ एक वायर ऐसे लगा दो, और ये रिवर्स बाइस में होगा तो N किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। ठीक है, ये जंक्शन रिवर्स बाइस होने वाला है। ठीक है, इसके साथ देखें, किसके साथ देखेंगे, इस P के साथ, बिकॉज ये जंक्शन क्या होगा मेरा, रिवर्स बाइस होगा। ठीक, इसको मैंने क्या बोला है, VBE बोला है, और इसे मैंने क्या बोला है, VCE बोला है। क्लियर है बात नहीं। नाउ अब अज्यूम कर लो प्राइमरली कि भाई ये जो सर्किट है, आउटपुट जो सर्किट है वो अभी कैसा है, ओपन है। यानी यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी है, सिर्फ इनपुट है मेरे पास। यानी IC की वैल्यू कितनी है, 0 है, ऐसा मैंने बोल दिया। इस केस में मेरे पास जो IC इक्वल टू है 0 है। अगर 0 नहीं भी बोलते हो, मान ला कुछ है, माना IC कुछ है, इसकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। मान लिया IC की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट है, सॉरी 2 एम्पेयर है या 5 एम्पेयर है, ऐसा मैं कुछ अज्यूम कर सकता हूँ। माना यहाँ फ्लो करने वाली जो करंट IC है इस केस में वो कितनी है, 5 मिली एम्पेयर के बराबर है। ठीक है, या ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो मेरे पास, या फिर थोड़ा सा कम करो, इसको बोल दो 1 मिली एम्पेयर। कितना बोल दो, 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, एकदम से 5 मिली एम्पेयर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कम होती है ना करंट। तो ये जो VCE है इसको बोल दो, मान ला कितना है, ये 5 वोल्ट है। कितना है ये, 5 वोल्ट है। ठीक है बात। नाउ अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर VEB और IB के बीच ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। कैसा ग्राफ आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है भाई। ये जो मेरे पास जंक्शन है, ये मेरे पास सिंपल क्या है, एक PN जंक्शन है। यानी जो ग्राफ आने वाला है वो सिंपल कैसा ग्राफ आने वाला है, जो PN जंक्शन का हमने फॉरवर्ड वाइस में जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ डिस्कस किया था वही ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कैसा होता है आप सबको पता है, वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। हमने जो पिछला लेक्चर था जहां पर हमने कॉमन बेस के लिए देखा था, वहां पर भी कुछ ऐसा ही ग्राफ आया था। पहले तो क्या होगा, जो मेरे पास बेस करंट होगी वो लगभग 0 होगी। अगर इंक्रीज भी करेगी तो VEB के साथ बहुत कम इंक्रीज करेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, या बोल सकते हैं नी वोल्टेज के बाद,
वो नी वोल्टेज अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो नी वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास होती है, ये हम वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। तो 0.7 वोल्ट के बाद मुझे करंट में एक शार्प क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी जो IB की वैल्यू रैपिडली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कितने वोल्ट के बाद? 0.7 वोल्ट के बाद। अब ऐसा क्यों होता है? सिंपल, जो PN जंक्शन में जिस तरह से वहां पर इंक्रीज करती है रैपिडली करंट, वैसे ही यहां भी करती है, कोई इसमें नया लॉजिक लगने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहां पर VCE की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है, जो कि 5 वोल्ट है। तो इस केस के लिए जो VCE है वो कितना वोल्ट है हमारे पास भाई? 5 वोल्ट है, ये मुझे गिवन है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो VCE है उसका क्या इफेक्ट होगा इस IB की वैल्यू में। यानी अब मैं क्या करूंगा, VEB को कांस्टेंट कर दूंगा, यानी इसकी वैल्यू को मैंने अनचेंज किया। अब ये ग्राफ आया था जब VCE की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट है। अब मैं VBE को कांस्टेंट रखते हुए, इसको चेंज ना करते हुए सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि IB की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। मान लो मैंने अगले केस में क्या किया, VCE को 10 वोल्ट कर दिया। कितना किया? VCE को 10 वोल्ट किया और इसको कांस्टेंट रखा, तो भाई IB ऐसा ही रहेगा या चेंज होगा? तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि IB की वैल्यू में क्या आया? चेंज आया। देखो इनिशियली ग्राफ तो ऐसा ही रहा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ इस तरह से चेंज देखने को मिला। भाई ये करंट बढ़ी या घटी? ये करंट बढ़ी या फिर घटी? बताओ, करंट बढ़ रही है या घट रही है? आप बताओ क्या हो, करंट के साथ क्या असर होगा? जो बेस करंट होगी वो बढ़ेगी या फिर घटेगी? देखो होगा क्या, जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, VCE को बढ़ाऊंगा, यहां पर ये जो जंक्शन है कैसा है भाई? रिवर्स बाइस है। अब रिवर्स बाइस की वैल्यू बढ़ रही है, रिवर्स बाइस में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। उससे क्या होगा, यहां पर जो डिप्लेशन लेयर है, यहां पर जो डिप्लेशन लेयर है ये वाली, ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी? ऐसे चौड़ी हो जाएगी। जैसे ये डिप्लेशन लेयर ऐसे चौड़ी होगी, ये जो मेरे पास बेस की विड्थ है, जो इफेक्टिव विड्थ है बेस की, वो क्या करेगी? मेरी डिक्रीज करेगी। अब जैसे ही बेस की इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज करेगी, तो यहां पर जो मेरे पास रिकॉम्बिनेशन होता है, हमने प्रोसेस पढ़ी ना, जो रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का होल का या होल का इलेक्ट्रॉन में, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, जो बेस करंट है उसकी वैल्यू में मुझे डिक्रीज देखने को मिलेगा। यानी बेस करंट की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी ICE की वैल्यू को बढ़ाने पर, VCE की वैल्यू को बढ़ाने पर, यानी 5 से 10 वोल्ट करने पर जो बेस करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जानी है भाई? डिक्रीज हो जानी है। तो ग्राफ कैसा आएगा भाई? इस तरह से, थोड़ा सा करंट क्या होगी यहां पर? डिक्रीज होगी। तो करंट क्या होगी? थोड़ा सा यहां डिक्रीज होगी। तो ये किसके लिए मेरे पास भाई? जब मेरे पास जो VCE है वो कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि जो VCE है वो कितना हो गया भाई? 15 वोल्ट हो गई है, तो क्या असर होगा भाई? अगर VCE 15 वोल्ट हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी जो मेरे पास बेस करंट होगी वो थोड़ा सा और डिक्रीज कर जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है भाई? VCE किसके लिए? 15 वोल्ट के लिए, ऐसा कुछ मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। When VCE is 15 volt, then the base current will decrease further। जो बेस करंट है वो क्या कर जाएगा? थोड़ा सा और डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से मुझे यहां पर बेस करंट और VEB के बीच ग्राफ देखने को मिलेगा। ये मेरे पास इनपुट करंट है और ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, ऐसा ही बोल सकता हूं मैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी? रेजिस्टेंस की बात करूं कि भाई जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है किसके खिलाफ होता है भाई? यहां पर मेरे पास वैसे होता क्या? R इज इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। हमने क्या पढ़ा हुआ है? V इज इक्वल टू IR पढ़ा हुआ है। तो R इज इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन I होता है। R इज इक्वल टू V अपॉन I आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं? इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो चेंज इन VBE अपॉन कितना आ जाएगा? चेंज इन बेस करंट। और कब? एट कांस्टेंट VCE। जब VCE की वैल्यू क्या होगी हमारी? कांस्टेंट होगी, चाहे वो 5 वोल्ट हो या 10 वोल्ट हो या 15 वोल्ट हो। तो ये क्या है? मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस है। अब आपको इसके बारे में कमेंट करना है कि इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर कम होगा। जरा समझना बात को, कैसे मैं देखूंगा। मान लो मैं यहां पर कोई 2 पॉइंट अज्यूम कर ले रहा हूं इस तरह से। मेरे पास 2 पॉइंट मान लिए, एक ये पॉइंट है
और एक ये पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट जूम कर लिए। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना है, डेल्टा वी बी ई के बराबर है। इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगी मेरे पास, ये होगी। इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगी भाई, कहीं यहां होगी। देखो इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या है, ये है। इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या है, ये है। अगर मैं चेंज इन आई बी देखूं तो कितना आएगा भाई, कहीं इतना आ जाएगा। ये मेरे पास यहां से यहां तक ये क्या हुआ भाई, डेल्टा आई बी हुआ। अब आपको मुझे ये बताना है कि डेल्टा वी ई वी बी ई बड़ा है या फिर डेल्टा आई बी बड़ा है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मेरे पास डेल्टा आई बी है ये मेरे पास क्या लार्ज है, साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। और जो मेरे पास डेल्टा वी ई है ये क्या है, स्मॉल है। ये क्या है, स्मॉल है। यानी ये जो चीज क्या है बहुत बड़ी है, ये चीज क्या है, सॉरी ये चीज क्या है बहुत छोटी है, ये चीज क्या है नीचे वाली चीज बहुत बड़ी है। अगर मैं बहुत छोटे को बहुत बड़े से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, वेरी स्मॉल, आंसर और छोटा आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो इन केस ऑफ इनपुट, सॉरी वी कैन से इन केस ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और ऐसा ही हमें कहां देखने को मिला था, कॉमन बेस के केस में भी जो इनपुट रेजिस्टेंस था वो बहुत कम था। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंबॉलिकली लिखूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आर आई, आई फॉर इनपुट कितना आ जाएगा, ये डेल्टा वी बी ई अपॉन में कितना आ गया, डेल्टा आई बी आ गया। और एट कांस्टेंट वी सी ई, वी सी ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। किधर है बात नहीं, ओके। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। अभी तक मैंने जो भी यहाँ पर आपको कहानी समझाई, इस कहानी को मैंने आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, वो डायग्राम बनाओगे आप और उसके नीचे एक कहानी लिख दोगे। ये कहानी मैंने क्या लिखी है एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे लिखोगे आप, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस, अरे यार क्या होगा, कॉमन इमीटर। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर लिखो भाई। द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर इज द कर्व दैट shows the relation between the base current IB and the base emitter voltage VBE at a constant value of collector emitter voltage VCE। बहुत ही सही बात होगी भाई, यही हमने पढ़ा, यही हमने लिख दिया। ठीक है, इट इज सिमिलर इन नेचर टू द फॉरवर्ड बाइस डायोड कर्व। बहुत ही अच्छी बात है, ये हम यही तो हमने बोल रखे वहां पर, फर्स्ट टाइम मैंने ये लाइन बोली। ठीक, फिर आगे बोलो, बिकॉज द बेस इमीटर जंक्शन इज पी एन जंक्शन। ठीक है, एट फर्स्ट व्हेन वी ई बी इज स्मॉल, आई बी इज ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल सत्य वचन। वंस वी ई बी क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड और वी कैन से नी वोल्टेज, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को जैसे क्रॉस करेगा अबाउट 0.7 वोल्ट और फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, IB start increasing rapidly in a non-linear way। ऐसे एक एक्सपोनेंशियल क्या आता है, इंक्रीज आता है। एज VCE इंक्रीज, जैसे मैं VCE की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट स्लाइटली, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है भाई, ड्यू टू शिफ्ट स्लाइटली, बिकॉज एट हायर VCE voltage the collector base depletion region and reduced, सॉरी क्या बोल रहा है, बिकॉज एट द VCE वाइडन का मतलब ऐसा चौड़ा हो जाता है, वाइडन द बेस कलेक्टर बेस डिप्लेशन रीजन, मैंने जैसा आपको यहाँ पर दिखाया, ये डिप्लेशन लेयर क्या होगी, चौड़ी होगी। इसके चौड़े होने से क्या होगा, एंड रिड्यूस द इफेक्टिव बेस विड्थ। इसको हमने परसों क्या बोला था, अर्ली इफेक्ट बोला था। अर्ली कौन है, एक साइंटिस्ट का नाम है। विच इज टर्न स्लाइटली इंक्रीज IB। स्लाइटली इंक्रीज नहीं होगा, स्लाइटली क्या होगा, डिक्रीज होगा, गलत हो गया। आई क्या बोल रहा है, ओवरऑल द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट ओनली ए स्मॉल चेंज इन VBE कैन कॉज ए लार्ज चेंज इन IB। हाँ जी, मैंने यहाँ पर आपको कर्व के अकॉर्डिंग दिखाया भाई, बहुत इसमें बहुत छोटा चेंज हुआ, इसमें बहुत बड़ा चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, विच इज वाई ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर और वी कैन से यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्यों हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, इसका इनपुट
कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होता है ये मैंने डिटेल में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। क्योंकि डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, उससे बेस की विड्थ कम हो जाएगी, तो रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस कम मिलेंगे, और जैसे रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो बेस करंट डिक्रीज करेगी, ना कि इंक्रीज। ठीक है, बड़े भाई आगे को अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट एंड डालो क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से लिख के चलेंगे क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ किसके बीच होगा, आईसी और VCE के बीच। एक बार मैं यहाँ दोबारा से बनाता हूँ आपके लिए। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक ये ट्रांजिस्टर है, ठीक, इसको मैंने इमीटर बोलो, इसको बेस बोलो, इसको कलेक्टर। ये N है, ये P है, ये N है, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, यहाँ से जुड़ेगा एक कनेक्शन यूं करके, उसके बाद यहाँ का जुड़ दूंगा पॉजिटिव बिकॉज P है, यहाँ का जुड़ जाएगा नेगेटिव, ऐसे करके। ये रिवर्स बाइस होता है भाई, ऐसे कुछ आ जाएगा, और ये N है तो इससे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया है हमने, VBE बोला है, इसे मैंने क्या बोला है, VCE बोला है। ठीक है, यहाँ पर बेस करंट कैसे जाएगी, ऐसे फ्लो करेगी, ये हमारी क्या होगी भाई, IB होगी। यहाँ कलेक्टर करंट ऐसे नीचे को आ जाएगी, सॉरी इमीटर करंट ऐसे नीचे को आएगी, और कलेक्टर करंट IE ऐसे ऊपर को जाएगी। ठीक, IE नहीं IC ऐसे ऊपर को जाएगी। अगर मैं इस IE की बात करूं तो इस IE का मैंने एक्सप्रेशन भी लिखा था कल, याद है आपको, जो IC था उसको मैंने कुछ ऐसे लिखा था, बीटा इंटू IB प्लस ICEO। ठीक है, ICEO क्या था, लीकेज करंट व्हेन आवर बेस इज ओपन, या कलेक्टर इमीटर करंट विथ ओपन बेस। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, और करके, दिस इज अवर बीटा इंटू IB, और प्लस कितना आता है यहाँ पर, यहाँ आता है मेरे पास कितना, 1 प्लस का बीटा इंटू ICBO। और ये जो करंट है ये भी लीकेज करंट है, इसका नाम क्या था, कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कल हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, 8-9 क्वेश्चन, और उससे पहले डिटेल में इसको डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम इसके यहाँ पर हेल्प लेंगे। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच, IC और VCE के बीच। तो ऐसे पहले दो एक्सेस बना दूं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ये वर्टिकल है, यहाँ मेरे पास क्या होती है, IC होती है, और जो IC होगा उसको हम किससे मेजर करेंगे, मिली एम्पेयर में मेजर करेंगे। और यहाँ मेरे पास क्या होगा भाई, VCE होगा, यहाँ क्या होगा, VCE, और इसको किस मेजर करेंगे हम, वोल्ट में मेजर करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर 0 मान लो, IC 0 है और ICE भी 0 है। नाउ केस फर्स्ट में ले लेंगे हम, किसके लिए, एट फर्स्ट वी हैव टू टेक इट फॉर व्हेन IB इक्वल टू 0। केस फर्स्ट में मान के चल रहा हूं कि यहाँ जो IB की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। अगला समझना, अगर IB 0 है, अगर IB 0 है तो IB 0 है तो जो IC किसके बराबर होगी, ICE के EO के बराबर होगी। देखो इन इक्वेशन से देखो, अगर IB 0 है, अगर बेस करंट की वैल्यू 0 है तो जो ICO किसके बराबर होगी, ICEO के बराबर होगी, जो कि बहुत छोटी होती है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कलेक्टर इमीटर जो वोल्टेज उसको बढ़ाऊंगा भी, अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा भी, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट, बिकॉज दिस करंट इज ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, जिनका नंबर क्या है, बहुत कम है। अगर उनका नंबर बहुत कम है तो ये जो मेरे पास करंट होगी, लीकेज करंट, ये भी क्या होगी, बहुत कम होगी। इनिशियली इंक्रीज करेगी। क्या होता है, इनिशियली जब मैं यहाँ पर फॉर इस कंडीशन के लिए जैसे मैं यहाँ पर इस VCE की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, करंट थोड़ा सा इंक्रीज करेगी इस तरह से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, लगभग क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट देखने को मिलेगी। एंड दिस करंट इज करस्पॉन्डिंग टू व्हेन IB इक्वल टू 0। जब IB की वैल्यू कितनी है, 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग ये करंट निकल के आ रही है। और यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यू है, ये जो करंट की वैल्यू है, इस करंट की वैल्यू को हमने क्या बोला है, यहाँ पर जो IC इक्वल टू है किसके बराबर है, ICEO के बराबर है, यानी कलेक्टर इमीटर करंट विथ ओपन
बेस किधर है भाई इतनी। अब मैंने क्या किया, अपने इस बेस को क्लोज किया। बेस को क्लोज करने का मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि यहां पर अब कुछ बेस करंट फ्लो कर रही है। मान लो जो बेस करंट की वैल्यू है इस केस में वो कितनी है, 5 माइक्रो एम्पियर है। कितनी है भाई, 5 माइक्रो एम्पियर है। किसकी वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू। अगर बेस करंट की वैल्यू 5 माइक्रो एम्पियर है और मैं ये बोल के चलूं कि भाई इस ट्रांजिस्टर के लिए जो बीटा है वो लगभग कितना है, बीटा की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 55 से 50 से लेकर 500 के बीच में लाई करती है, या 40 से लेकर 450 के बीच में लाई करती है। मान लो यहाँ पर जो बीटा है अभी वो कितना है, 200 है। बीटा की वैल्यू कितनी बोल दी मैंने, लगभग 200 बोल दी। अगर मैं इस केस के लिए IC निकालूंगा तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इंटू IB हो जाएगा। और ICE को इग्नोर कर दो बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो जो IC होगा किसके बराबर होगा भाई, लगभग 200 और गुणा कितना आ गया भाई, 5 माइक्रो एम्पियर। तो 5 माइक्रो एम्पियर ऐसा कुछ आया। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, 5 दूना 10 और फिर 2 जीरो माइक्रो एम्पियर। तो ये कितना आ गया भाई, यहाँ पर 1 मिली एम्पियर आ गया। कितना आ गया, IC इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। ये मेरे पास बहुत छोटा है भाई, कुछ माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की करंट होगी। तो मान लिया यहाँ पर जो करंट है कितनी है, 1 मिली एम्पियर है। तो ये करंट कौन सी है मेरे पास, 1 मिली एम्पियर। सीधे खाली 1 लिख दो क्योंकि मिली एम्पियर ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर करंट कितनी है, 1 मिली एम्पियर है। अब कैसा ग्राफ आएगा वो समझना। अगर इनिशियली क्या होगा, थोड़ा बहुत जैसे मैं VCE की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इनिशियली ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा ऊपर को, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान देना, एकदम लीनियर नहीं होता ग्राफ इस VCE के, लेकिन थोड़ा सा क्या आता है, ऐसे टिल्ट आता है यूं करके, थोड़ा सा ऐसे ऊपर को जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर मैं सीधा ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेट है लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, क्योंकि इसको बढ़ाने पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो IC की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू अर्ली इफेक्ट की वजह से थोड़ा बहुत IC की वैल्यू में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। बिकॉज होता है क्या ना, बेस क्या होता है, नैरो होता है। बेस नैरो होगा तो IC की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जब मैं इस VCE की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, ये जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो क्या हो गया, ऐसे टिल्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर को ऐसे टिल्ट हो रखा है। तो एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, इसके साथ पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा क्या है, ऊपर को टिल्ट है। लेकिन हम उस टिल्ट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ, करंट इंक्रीज करी, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद VCE की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये ग्राफ लगभग क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये कब है, जब IB की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रो एम्पियर है। तो यहां हम लिख देंगे ये किसके लिए है भाई, व्हेन IB इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर। तो ये कब है, जब IB इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर 5 माइक्रो एम्पियर के बराबर है। अब IB की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा दो, मान लो अब IB की वैल्यू कितनी हो गई है, लेट अस से नाउ IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। माना कितनी हो गई है, 10 माइक्रो एम्पियर हो गई। अगर ये 10 माइक्रो एम्पियर है तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ भाई 10 रख देंगे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना है भाई, 200 है। तो 2 और ये 3 और इतना क्या आ जाएगा, माइक्रो एम्पियर। तो लगभग कितना आ गया, ये 2 मिली एम्पियर आ गया। तो IC इक्वल टू कितना आ गया, 2 मिली एम्पियर। तो इस केस में IC कितना होगा, 2 मिली एम्पियर। तो ये मेरे पास क्या है, IC है जो कितना है, 2 मिली एम्पियर के आसपास है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा भाई, तो कुछ इस टाइप से मुझे ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये IC आया और फिर इसके बाद लगभग कांस्टेंट में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर को ऐसे उठेगा। ठीक है, एकदम ऐसे लीनियर नहीं होगा, थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, ऊपर को उठेगा। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, व्हेन IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। ये कब है मेरे पास, व्हेन IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। अब ऐसे मैं करते रहूंगा, व्हेन IB इक्वल टू 15 माइक्रो एम्पियर, व्हेन IB इक्वल टू, ये 2 माइक्रो एम्पियर है, व्हेन IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। तो ग्राफ ऐसे हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं IB इक्वल टू 10 हो गया है, अब 15 के लिए देख लो। अगर मैं 15 के लिए देखूंगा तो अगेन कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। और इस केस में जो IC की वैल्यू है वो कितनी होगी बताओ। देखो भाई लीनियरली क्या कर रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं। इस केस में IC कितना होगा, 3 मिली एम्पियर के बराबर होगा। और जो मेरा IB है यहाँ पर वो कितना होगा, 15 माइक्रो एम्पियर के बराबर होगा। अगर IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर हो गया तो ग्राफ अगेन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ से
फिर ऐसे ग्राफ, और यहाँ पर जो मेरे पास IC है वो कितना होगा भाई, कितना हो रखा है ये 20, तो 4 मिली एम्पेयर हो जाएगा। और ये मेरे पास यहाँ IB इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ मेरे पास IB इक्वल टू कितना आ गया 20 माइक्रो एम्पेयर के बराबर आ गया। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। ये बात समझ में आई। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने IB की कांस्टेंट वैल्यू को लेते हुए मैंने IB इक्वल टू 0 रखा, और IC और VCE किस तरह से वेरी कर रहे हैं, इस तरह से। फिर मैंने उसको 5 माइक्रो एम्पेयर रखा, तो मुझे IC की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली एम्पेयर। लेकिन जो IC है वो थोड़ा बहुत क्या हो रही है, जो VCE है उसके साथ चेंज हो रही है ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। आपको किसी किसी बुक में एकदम से ऐसे सपाट दिख सकता है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाके सोचें तो वहाँ अर्ली इफेक्ट भी है। अगर हम अर्ली इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा इस हरी हुई लाइन के साथ, लेकिन हम अर्ली इफेक्ट को इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे टिल्ट हो जाएगा, पैरेलल तो नहीं होने वाला इस एक्सिस के, ठीक है। फिर वैसे एंड सो ऑन मुझे यहाँ पर इस तरह से ग्राफ देखने को मिले। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो भाई कौन कौन से रीजन है उनको समझेंगे जरा हम। यहाँ मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो एक रीजन तो ये वाला है, ये एक रीजन है, ठीक है। अभी समझेंगे इस रीजन का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो एक रीजन ये है जो मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन से इधर को, ठीक है। एक रीजन ये है इस लाइन से इधर को, और जब मैं इससे इधर को जाता हूं तो ये जो मेरे पास IC की लाइन है या IC का वेरिएशन है इस VCE के साथ वो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है। यानी इस रीजन में हमारा एक्चुअल में जो ट्रांजिस्टर होता है वर्क करता है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं क्या, एक्टिव रीजन। ये जो रीजन है भाई ये वाला, यानी इस लाइन से इधर को और इससे ऊपर को। एक और चीज ध्यान देनी है आपको, किससे भाई, ये जो लाइन है, ये जो चीज है इससे ऊपर को ICEO से ऊपर को, और ये जो लाइन है ये वाली इससे इधर को। और यहां पर जो मेरे पास वैल्यू होगी किसकी, VCE की, उसे हम क्या बोलते हैं, Vset या सैचुरेशन वैल्यू ऑफ VCE। तो इसे हम क्या बोलते हैं, VCE सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VCE सेट। सेट का मतलब सैचुरेशन, यानी इस लाइन से इधर को और इससे ऊपर को, यानी IB इक्वल टू 0 से ऊपर को, या बोल सकते हैं ICEO से ऊपर को। ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं क्या, एक्टिव रीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन, ठीक है। अब एक्टिव रीजन में ही जो हमारा एक्चुअल ट्रांजिस्टर होता है वो काम करता है। और इस रीजन में जो मेरे पास 2 डायोड होते हैं, देखो यहाँ 2 डायोड हैं, मैं दिखाऊं आपको 2 डायोड कौन कौन से हैं, ध्यान समझना बात को। यहाँ तो दो डायोड है, 2 PN जंक्शन डायोड है। यहाँ पर देखो एक डायोड है, ये P है ये N है, तो ये डायोड ऐसे कुछ बनेगा। तो एक डायोड ये है, इसको मैंने क्या बोल दिया, D1 बोल दिया। और एक डायोड ये है, तो ये P है ये N है, तो ऐसे कुछ बन जाएगा। इसे मैंने क्या बोल दिया, D2 बोल दिया, ठीक है। अभी के लिए इस रीजन में, एक्टिव रीजन में, जो D1 होता है और D2 होता है, दोनों कैसे होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं, ठीक है। तो यहां मेरे पास D1 एंड D1 एंड D2। जो D1 है वो कैसा है, रिवर्स बायस है। D1 कैसा है मेरा, रिवर्स बायस है। और अगर मैं D2 की बात करूं, D2 कैसा है मेरा, फॉरवर्ड बायस है। जो D2 है मेरा ये वाला, ये जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस, और ये जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस। जो D2 होगा वो मेरा कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये बात आपको यहां पर समझनी होगी कि इस रीजन में जो D1 होगा, ये जंक्शन होगा कौन सा वाला, कलेक्टर बेस जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। और जो मेरे पास बेस इमिटर जंक्शन होगा, वो उल्टा बोल रहा हूं, जो कलेक्टर वे जंक्शन होगा वो कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। और जो बेस इमिटर जंक्शन होगा वो कैसा होगा, मेरा फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है बात। नाउ अब जरा सा एक काम करते हैं, ये तो इसके तो कोई जरूरत नहीं, ये तो रफ वर्क है हमारा, इसको मिटा दो। अब आओ भाई यहां, मान लो मेरे पास जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो गई है। कौन सी वोल्टेज, VCE की वैल्यू नेगेटिव हो गई है। ये वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, मैंने बैटरी ऐसे उल्टी कर दी। क्या बोल रहा हूं मैं, VCE की वैल्यू नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये बैटरी उल्टी कर दी। जैसे मैं इस बैटरी को उल्टी करूंगा तो ये जो मेरे पास D1 डायोड है, ये पहले कैसा था, रिवर्स बायस, अब कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। यानी अगर मैं इस रीजन की बात करूं, यहां की बात करूं, इस रीजन में, इस रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो इस रीजन में जो मेरे पास डायोड D1 होगा वो कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। और जो डायोड D2 होगा वो भी कैसा होगा,
फॉरवर्ड बाइस। लेकिन जब मैं यहाँ जाऊँगा 0 पर जाऊँगा तो तब भी क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस, और ये भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस। लेकिन ये भाई जैसे मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू में एंटर करूँगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में एंटर तो कर गया, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास VCE की वैल्यू है वो बहुत ही कम है। और ये लगभग अगर मैं 0.1 से लेकर 0.4 के बीच, माना यहाँ पर जो वोल्टेज है इस V सेट की वो कितनी है, 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में होगी, इतने वोल्ट के बीच में होगी। तो ये जो V सेट की वैल्यू है या VCE की जो वैल्यू है वो बहुत कम है इस डायोड को रिवर्स बायस बनाने के लिए। यानी इन इतनी कम वोल्टेज में, यहां से इधर की जो वोल्टेज है बहुत कम वोल्टेज है, तो इस कम वोल्टेज के लिए जो मेरा डायोड D1 है वो कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस ही होता है। तो इस केस में यानी इस पी लाइन से इधर को, ये जो मेरे पास रीजन है कौन सा वाला, ये वाला जो रीजन है इधर वाला, ये जो रीजन है मेरा, इस रीजन में डायोड D1 और D2 दोनों कैसे होंगे, मेरे फॉरवर्ड बायस होंगे। तो इस रीजन में डायोड D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। और इस रीजन का नाम क्या है, इस हरे वाले रीजन का नाम है क्या, सैचुरेशन रीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। दिस रीजन इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस नीचे वाले रीजन की ओर। यहां से नीचे देखो, यानी जब IB इक्वल टू 0 है या ICEO से नीचे को, तो इस रीजन में क्या होता है कि भाई जो डायोड D1 है और D2 है दोनों रिवर्स बायस होते हैं। ठीक है, इस रीजन में, किस रीजन में, नीचे वाले रीजन में, इस रीजन में डायोड D1 और D2 दोनों रिवर्स बायस होते हैं। यानी जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करता है, यानी कट ऑफ रीजन। इसका नाम क्या है भाई, कट ऑफ रीजन। तो दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। इस रीजन में दोनों डायोड, यानी ये जंक्शन और ये जंक्शन दोनों कैसे होंगे, रिवर्स बायस। इसको मैं रिवर्स बायस कैसे कर पा रहा हूँ, IB इक्वल टू 0 है, और इसको मैं रिवर्स बायस क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स बायस है भाई, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज ये कौन सी करंट है, रिवर्स बायस करंट है। ये तो हमेशा रिवर्स है, ये वाला नीचे वाला, इधर वाला, ठीक। लेकिन एक्सेप्ट इन दिस रीजन। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रीजन है कौन सा वाला है भाई, ये वाला रीजन है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करेंगे वो किस रीजन में करेंगे, इस एक्टिव रीजन में ही वो काम करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी आपके सामने बातें करी वो सारी बातें मैं आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो मैं पढ़ लूं इसको एक बार। तो इस तरह लिखना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और सबसे पहले लिखो क्या, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स शोन हाउ द कलेक्टर करंट IC वेरीज विथ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE फॉर द डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट IB। बिल्कुल सत्य वचन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, कट ऑफ रीजन की बात करेंगे, जो कि सबसे नीचे होता है। Here the base current IB equal to 0 or negligible, collector current is almost 0, only a tiny leakage current flows, यानी जिसको हमने क्या बोला है, ICEO बोला है। The transistor behave like an open switch or off state, यानी कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है, और ये वाली करंट है लेकिन वो भी कितनी है, लगभग 0 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन बोलते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, एक्टिव रीजन की। इन दिस रीजन द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। बिल्कुल सत्य वचन। फिर आगे क्या बोल रहा है भाई, कलेक्टर करंट डिपेंड मेनली ऑन बेस करंट। हाँ जी, ये वाला रिलेशन अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको कि मैंने ICEO को लगभग 0 मान लिया था, गिवन बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन से हम वो देख सकते हैं। फिर आगे बोलो, IC इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCE आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, यानी इसकी बात हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ आपसे कि लगभग क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, लगभग क्या होगा, ऐसे लीनियर होगा। लेकिन हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो अर्ली इफेक्ट है वो भी अपना प्रकोप दिखा रहा है, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर टिल्ट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं ये, फिर इनका बोलना है कि IC इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCE आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, द ट्रांजिस्टर वर्क एज ए एम्पलीफायर हेयर। जो हम बात कर ही रहे हैं कि एक्टिव रीजन में ही क्या करता है, एज ए एम्पलीफायर काम करता है। फिर किसकी बात करनी है, सैचुरेशन रीजन की। व्हेन VCE बिकम वेरी वेरी स्मॉल, और वी कैन से इन बिटवीन 0.1 से लेकर 0.3 वोल्ट, बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, और उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने क्या किया, यहाँ पर सारे रीजन को एक्सप्लेन किया। बस अगर आपने यहाँ पर जो मैंने कहानी आपको समझाई, जिस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, उस तरह से अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं
तो वो सब चीज़ें जो थ्योरी मैंने लिखी है वो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बस समझना आपके लिए ये है कि यहाँ दोनों फॉरवर्ड बायस कैसे हुए। यहाँ तो एक रिवर्स बायस है, एक क्या है, फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पर 2 डायोड होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दिस वे आज हमने यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर देखा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कॉमन कलेक्टर के बारे में। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको जो लेक्चर सीरीज चल रही है, लगभग हमने 39 लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूँ आपके सामने। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है और आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कुछ शिकायत है तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।